चर्चा की शुरुआत करते हैं। अपने साथ दो बेहद खास मेहमानों को जोड़ते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं दो स्टार्टअप दिग्गज। पहली हैं संजीव सहगल साहब, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं स्पर्श सीसीटीवी में, और इसके साथ ही हमारे साथ जयत्री दास गुप्ता जुड़ रही हैं, जो कि सीएमओ हैं पे नियर बाय में और डिजिटल नारी की प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत मैं संजीव आपसे करूंगा और ब्रेक के उस पार जयत्री मैं आपके पास आऊंगा और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और हमें संजीव सबसे पहले ये बताइए कि हाल ही में जो जम्मू डिवीज़न में रेलवे का एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और वहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सामने आए हैं भारत सरकार की ओर से जो एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर रहे हैं। उसमें अपनी भूमिका के बारे में बताइए कि आखिर किस तरह से आप इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। पहली बात तो हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं इस बात से कि ये जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहां पे कटरा से लेके श्रीनगर बनिहाल तक ये रेलवे लाइन को ले जाया गया है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन्स है, जहां पे चेनाब के ब्रिज के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जहां पर पूरे टेरेन में 110 किलोमीटर की रेलवे लाइन में करीब 39 किलोमीटर्स की टनल थी। ये बहुत ही एक बहुत ही डिफिकल्ट और एक बहुत ही लैंडमार्क वाला प्रोजेक्ट था, जहां पर स्पर्श को जुड़ने में एक बहुत ही अच्छा मौका मिला, जहां पर हमें अपनी पूरी कैपेबिलिटीज को दुनिया को दिखाने के लिए एक मौका मिला। हमें लगता है कि ये दुनिया में वन ऑफ द ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां पर पूरा का पूरा सोल्यूशन जो कि वीडियो सर्विलेंस से रिलेटेड है, वो एक ही मैन्युफैक्चरर, एक ही ओईएम के द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो जैसे कि इस रेलवे लाइन में मैंने बताया कि 39 किलोमीटर की टनल है, तो डेफिनेटली जो टनल्स हैं, तो टनल के अंदर की जो मॉनिटरिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने स्पर्श से सीसीटीवी कैमरा, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट लाइन है, वो सप्लाई किए हैं, और उसमें भी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये टेरेन ऐसा था कि जहां पर बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब टेम्परेचर्स भी लोवेस्ट में जाएं तो बहुत ही नीचे तक जाते हैं, प्लस वहां पर काफी सारे चैलेंजेस हैं लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके। तो वहां पे बड़े सारे कैमरास जो हैं वो एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरास लगे हैं। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील, क्योंकि जो टनल्स के अंदर का एनवायरनमेंट है वो काफी कोरोसिव हो सकता है, तो स्टेनलेस स्टील कैमरास हैं। इन कैमरास के अलावा जो इन कैमरास को मॉनिटर करने के लिए पूरा वीडियो मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, वो भी हमने प्रोवाइड किया, जिसके अंदर बड़ी सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जिनको कस्टमाइज करने की जरूरत थी वहां के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें कस्टमाइज किया गया। फिर क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो उसमें काफी सारे वीडियो एनालिटिक्स भी हैं जो इन कैमरास के ऊपर रन किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जिसके थ्रू इस सिस्टम को और ज्यादा फूल प्रूफ बनाया जा सके। जैसे ऑब्जेक्ट अबेंडेंड ऑब्जेक्ट हो गया, अनवांटेड ह्यूमन इंटरवेंशन हो गई टनल्स के अंदर, उसके अलावा फायर डिटेक्शन हो गया, स्मोक डिटेक्शन हो गया, जो जनरली अगर हम बात करें तो जनरल प्रोजेक्ट्स में इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं लगते हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन, इवन जो टनल के अंदर लोग जा रहे हैं उनका फेस रिकॉग्नाइजेशन भी हो रहा है। अभी तक जो प्रोजेक्ट्स हो रहे थे रेलवेज के, उनमें स्टेशंस पे ये हो रहा था, बट टनल्स के अंदर भी अगर कोई ह्यूमन जा रहा है तो उसका फेस डिटेक्शन, फेस रिकॉग्नाइजेशन किया जा रहा है। तो जो भी अनवांटेड फेसेस हैं उनके लिए अलर्ट जनरेट होते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है वो जो रेलवे का पूरा अपना सिग्नलिंग सिस्टम है उसके स्काडा सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है, तो इवन जो ट्रेन की मूवमेंट विद इन द टनल्स है उसके अंदर में भी जो ट्रेन की मूवमेंट होती है, उसमें ट्रेन की स्पीड, कितने कोचेस जो हैं वो एट अ गिवन टाइम इसके अंदर है, क्या कहते हैं, टनल के अंदर है। तो ये सारी चीजों का भी जो डेटा है हम अपने वीडियो एनालिटिक्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमने अपने कैमरास लगाए हैं। और वाकई ये समझना होगा कि भारत में जो मेक इन इंडिया एक पूरी तरह से एक मुहिम बनी हुई है, एक मिशन बना हुआ है, उसे किस तरह से भारत के एंटरप्रेन्योर और दिग्गज पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। संजीव, ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट है, हमें ये बताइए कि ये किस तरह से इस्तेमाल इसका होगा, और साथ ही ये भी बताइए कि जो
साइबर सर्टिफिकेशन का आप यूज करने वाले हैं मेजर मार्केट्स में, वो किस तरह से होने वाला है? तो सर ऐसा है कि अभी जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में भी हो रहा है और काफी सारा हमारी नेबरिंग कंट्री को लेके चैलेंजेस हैं कि जो वहां के प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें साइबर थ्रेट्स हैं, डेटा लीकेजेस की प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ने भी ये रिकॉग्नाइज कर लिया है कि जो सीसीटीवी कैमरास उनके यहाँ लग रहे थे और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज से वहां जा रहे थे उनमें ये चैलेंजेस हैं। तो कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रशिया ने तो इन कंपनीज को अपने वहां जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बैन कर दिया है। तो इन सारी अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए हमें लगा कि अब जो है एक्सपेंशन करने का बिल्कुल सही वक्त है। तो हमने 2 साल पहले उत्तराखंड सरकार के साथ में उनका एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आ रहा था जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की ईएमसी 2.0 स्कीम के अंडर में था। तो हमने वहां पर एज अ एंकर यूनिट उनके साथ एमओयू साइन किया और अब वहां पर हम 11 एकड़ में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने जा रहे हैं जो कि चाइना के बाहर दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सीसीटीवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा, जहां पर 1 मिलियन कैमरास बनाने की मंथली कैपेसिटी होगी। और ये हम पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ बना रहे हैं। इसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है वो उसी प्लांट में होगी, मोल्डिंग, डाई कास्टिंग, शीट मेटल, पाउडर कोटिंग, तो जितने भी बैकएंड के प्रोसेसेस भी हैं वो हम इन हाउस करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो जो ये एक्सपेंशन है, तो उस एक्सपेंशन के लिए ये जो 300 करोड़ की हमने बात करी है वो 300 करोड़ में से यूज होगा। प्लस जब हम इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उन टेक्नोलॉजीज को डेवलपमेंट करने के लिए भी इसमें से एक अच्छा अमाउंट आर&डी पे लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी रेलवे वाले प्रोजेक्ट की भी बात करी, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम वहां बात कर रहे हैं, तो ये इन सब तरह के जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी इन 300 करोड़ में ही है। इसके अलावा अगर हमें एक्सपैंड करना है नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया के बाहर, तो उस एक्सपेंशन के लिए भी कुछ पैसा चाहिए। प्लस जब इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये 300 करोड़ की जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से हम इस 300 करोड़ को इस्तेमाल करने वाले हैं अपने ऑपरेशंस को स्केल अप करने। बिल्कुल, तो संभावनाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इन संभावनाओं को ही डिकोड करने की लगातार कोशिशें हो रही है। संजीव, मेरा आखिरी सवाल आपकी बजट एक्सपेक्टेशंस को लेकर है। बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं, क्या सरकार करे कि स्टार्टअप्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिले? सर एक बहुत बड़ा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काफी दिनों से चल रहा है कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो हमें लगता है कि इस बजट में पिछले 2 सालों से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वेट कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पॉलिसी आनी चाहिए। तो हमें लगता है कि इस बजट में वो आएगी। प्लस जो हम ये बात कर रहे हैं कुछ जो कि हमारे जैसे यूनिट्स को इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, तो शायद उसमें भी कुछ स्कीम्स इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री की तरफ से आनी चाहिए। इसके अलावा एक डीएलआई की स्कीम चल रही है, डिजाइन लेड इंसेंटिव की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि एसओसी से रिलेटेड है, चिप से रिलेटेड है। उसके लिए हमने एक रिक्वेस्ट डाली हुई है कि उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी फॉरवर्ड किया जाए। तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें जो है इस बजट में इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा और डेफिनेटली हमें इस बजट में ये कुछ स्कीम्स का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजीव। उम्मीद यही करते हैं कि आपके सुझाव, आपकी रिकमेंडेशंस और इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाने की जो कोशिशें हैं वो और ज़्यादा बेहतर नजर आएं। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तब हम चर्चा करेंगे जयत्री दास गुप्ता से। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र, और चलिए अब एक और स्टार्टअप जगत की दिग्गज को जोड़ते हैं, और इन्होंने विमेन एंटरप्रेन्योर को एक अलग तरीके से मुकाम दिया है। जी हाँ, मैं बिना किसी देरी के परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त हैं जयत्री दासगुप्ता, जो कि सीएमओ हैं पे नियर बाय में, और इसके साथ ही डिजिटल नारी की पूरी तरह से प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और हमें सबसे पहले जयत्री यही बताइए, ये डिजिटल नारी जो इनिशिएटिव है, ये दरअसल है क्या, इसकी पीछे की सोच क्या रही? नमस्ते प्रशांत जी, और बहुत शुक्रिया हमें ये मौका देने के लिए। तो आपको पता है क्या नहीं पता, पे नियर बाय जो मूल ऑर्गेनाइजेशन है, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम कर रहे हैं पिछले 9 साल से। और हमारा मूल उद्देश्य है कि भारत के हर घर तक जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सुविधाएं मेट्रोस में मिलता है, वो हर घर तक ये सुविधा पहुंच पाए। तो पिछले 9 साल में हमने करीबन 12 लाख रिटेलर के साथ देश के 20,000 से भी ज्यादा पिन कोड के द्वारा 5 करोड़ कस्टमर्स तक बहुत सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सुविधाएं पहुंचाए हैं। और ये करते हुए हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि हम भारत के घरों तक तो पहुंच पाए हैं, पर फिर भी भारत की जो महिलाएं हैं आज भी बहुत एक्टिवली फाइनेंशियल सर्विस यूसेज नहीं कर पा रहे। आप अगर देखते हैं, हमारे देश में जो 50% नागरिक है वो हमारे महिलाएं हैं। तो एक वास्ट अनटैप्ड रिसोर्स हमारे पास पड़ा हुआ है, और अगर उन तक सही तरीके से फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग सर्विस पहुंच पाए, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में आने के बाद हम उनको सच में तरक्की के राह पे लेके जा सकते हैं। तो डिजिटल नारी से हमारा उद्देश्य यही है कि भारत की जो महिलाएं हैं, हम कैसे उन तक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस पहुंचा पाए। आप ये अगर देखो, जनधन के माध्यम से अगर आप देखते हो, तो भारत के, हम बोलते हैं एडल्ट जो फीमेल पॉपुलेशन है, करीबन 95% से ऊपर पॉपुलेशन के पास आज एक बैंकिंग खाता है। पर अगर आप एक्चुअल यूसेज देखते हो, वेदर इट इज इंश्योरेंस देखो, सेविंग्स डिपॉजिट देखो, या क्रेडिट देखो, करीबन बोलते हैं 12 से 14 मिलियन हमारे पास वुमेन ड्रिवन माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है। पर उनको अगर क्रेडिट, जो फॉर्मल क्रेडिट मिलता है, 6% से भी कम है। तो ये जो सारी एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विस है, वो कैसे हम भारत की महिलाओं तक लेके जाएं, उसके लिए हमने डिजिटल नारी करीबन 2 साल पहले शुरू किया है। हमने काफी सारे रिसर्च में ये देखा है कि महिलाएं और महिला के पास जाना पसंद करते, कुछ भी लाइफ एडवाइस हो, कुछ भी कंजम्पशन करना हो, तो और एक महिला से वो लेना पसंद करते। तो इसी उद्देश्य में हमने क्या किया है, हमने कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स बनाने की कोशिश की है, जिनको हम डिजिटल नारी बोलते हैं। भारत के हर गांव में हमारा कोशिश है कि एक कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर और डिजिटल नारी हम स्थापित करें, ताकि उनके माध्यम से ये सारे सर्विस भारत के और महिलाओं तक हम लेके जा पाए। बहुत खूब आपने कहा, और हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम विमेन एंटरप्रेन्योर और हमारी महिलाएं जो आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, और ख़ास तौर पे रूरल बेल्ट्स में जो काम होना चाहिए, उस दिशा में किस तरह से बड़ा फ़र्क पैदा किया जा सकता है। चलिए, मेरा अगला सवाल ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को लेकर है। हमें बताइए कि ये किस तरह से इसके ग्रोथ और बाकी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। तो हम 9 साल पहले, ये जैसे मैंने पहले बोला, 9 साल पहले हमने ये कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो एजेंट नेटवर्क है, वो बनाना शुरू किया है। हमने जब शुरू किया है, हमने 2 सर्विस से शुरू किया है। मूलतः जो सर्विस हमने देना शुरू किया है, वो है आधार बेस्ड विड्रॉल, जहाँ पे आपका आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जो सब्सिडीज और डीबीटीज लोगों तक देते हैं, हमने 9 साल पहले वो रियलाइज किया है कि काफी सारे डीबीटी वो बैंक पड़ा रहता है, क्योंकि बैंक इतने दूर दूर होता है कि नागरिक वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो ये डीबीटी विड्रॉल और आसान, ताकि लोग अपने अकाउंट से पैसा आसानी से विड्रॉ कर पाए, वो एक सर्विस है हमने पे नियर बाय का जो एजेंट
नेटवर्क या बीसी नेटवर्क वो बनाना शुरू किया है। तो पहले हमारे पास आधार विड्रॉल था और मनी रेमिटेंस था कि भारत में हमने ये भी देखा है कि छोटे गांव से रूरल एरिया से लोग शहर में आते हैं काम करने के लिए, और ये जो ब्लू कॉलर वर्कर्स आते हैं वो अगर बैंक में जाके मनी रेमिटेंस करें तो उनको एक दिन का काम उनका नष्ट होता है, वो प्रोडक्टिव नहीं होता है, वो काम पे नहीं जा पाते, और बैंकिंग एनवायरनमेंट भी उनके लिए थोड़ा इनिबिशन होता है। तो कैसे ये जो माइग्रेंट वर्कर है वो अपना एक प्रोडक्टिव डे वेस्ट नहीं करके कैसे इजीली घर पे पैसा भेज सके, उसके लिए हमने हर दुकान को एक मनी रेमिटेंस पॉइंट बनाया है ताकि दुकानदार के पास जाके वो रियल टाइम मनी अपने घरों तक पहुंचा पाए। तो ये 9 साल पहले हमने ये 2 सर्विस लेके शुरू किया है, और ओवर द कोर्स ऑफ 9 इयर्स हमने 25 प्लस सर्विस इसमें ऐड किया है, जिनमें हम बोलते हैं कि हम भारत को रीबैंक करना चाहते हैं। हम हर नागरिक तक एक सेविंग्स अकाउंट ऐसा पहुंचाना चाहते हैं जो यूपीआई बैक्ड हो, ताकि वो डिजिटल पेमेंट में भी आ सके। फिर हम हमारे देश में इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है, और कोविड ने तो हमें सिखाया है कि सबके पास इंश्योरेंस मतलब रहना एकदम अनिवार्य है ताकि वो रिस्क से अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। फिर हमने इंश्योरेंस ऐड किया है। हम और काफी सारे हम जैसे प्रोटियन के साथ ओएनडीसी लेंडिंग प्लेटफॉर्म में भी है, तो कैसे आसान क्रेडिट लोगों तक पहुंच पाए ताकि वो क्रेडिट देके अपना जीवन और आगे लेके जा पाए, क्रेडिट सर्विस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ऐसे करके आज के दिन पे हमारे पास 25 प्लस सर्विसेज है, और ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 9 इयर्स हमने नेटवर्क भी बहुत विस्तार किया है। आज के दिन में 12 लाख एक्टिव रिटेलर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 85,000 करोड़ ऑफ डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों तक पहुंचाया है। करीबन 5 करोड़ कस्टमर का लाइफ और बेहतर बनाने में हम सफल हुए हैं। तो इतना करने के बाद भी ये खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वास्ट है। 70% मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहते हैं, तो उन तक ताकि सारे सुविधाएं पहुंच पाए, इंश्योरेंस हो क्रेडिट हो, उनमें पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, आज भी बहुत ही कम है। तो उनमें अपॉर्चुनिटी लोगों का लाइफ बेहतर बनाने का अपॉर्चुनिटी बहुत वास्ट है हमारे पास, और उसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। जी, बहुत बेहतर। और मेरे ख्याल से ये अपने आप में धीरे-धीरे और ज़्यादा विस्तार लेगा और आने वाले वक्त में इसकी हर तरफ चर्चा होगी। मेरा आखिरी सवाल जयत्री आपसे ख़ास तौर पे विमेन एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या जो अपने स्टार्टअप का सपना जिनके मन में है, वो किस तरह से आगे बढ़ें, किन किन बातों का ख्याल रखें? आपको अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है, तो हमें बताइए कि क्या करना चाहिए उन्हें? हाँ, तो एक वुमन होके ये जो प्रोग्राम मैं लीड कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, भारत का 50% पॉपुलेशन हम महिलाएं हैं, और अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो भारत भी उस मामले मतलब उस जिस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाएगा। और हमारे पास जो पोटेंशियल है वो भी मतलब बहुत वास्ट पोटेंशियल है। आप कहीं पे भी आप देखो, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी क्षेत्र देखो, महिलाएं पीछे नहीं है। तो हमारे जो बहनें महिलाएं जो रूरल सेक्टर्स में आज है, उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आज जो जो जितनी भी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें और आगे बढ़े। सोशल कंडीशनिंग ऐसे है कि हमारे महिलाएं आज भी मीन बहुत बहुत ज्यादा उनका टाइम जो है वो केयर वर्क में यूज होता है, घर संभालने में यूज होता है। पर वो केयर वर्क तो करना ही है, वो रातों रात चेंज नहीं होगा, पर उस केयर वर्क में भी रहते हुए भी अपने आप के लिए और अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने फैमिली के प्रोग्रेस के लिए उनको अपने लिए वो टाइम कार्व करना ही पड़ेगा, वो निकालना ही पड़ेगा ताकि वो आगे बढ़ पाए। अपॉर्चुनिटी से पीछे मत हटिए।
अपॉर्चुनिटी आपके सामने है वो यूटिलाइज कीजिए। गवर्नमेंट में के काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में समर्पित है, जैसे लखपति दीदी प्रोग्राम हो गया। आप सारे प्रोग्राम्स का लाभ उठाएं और हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो डिजिटल नारी प्रोग्राम है उससे आप ज्वाइन करोगे तो आप अपने लिए स्वरोजगार का एक आसान तरीका लेके आ पाओगे और साथ ही साथ उस प्रोग्राम में ज्वाइन करके अपने क्षेत्र में जो और महिलाएं हैं उन तक काफी सारे एसेंशियल सर्विस पहुंचा पाओगे। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम आपको दिखे उस प्रोग्राम का जरूर लाभ उठाए। और सबसे बड़ा बात कि जो सोशल नॉर्म्स हमें पीछे रखते उससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें थोड़ा अवेयरनेस खुद पे लाना पड़ेगा और खुद के लिए थोड़ा टाइम कार्व आउट करना ही पड़ेगा, जहाँ पे खुद के इम्प्रूवमेंट, खुद को आगे ले जाने के लिए हम कुछ एसेंशियल स्टेप्स ले पाए। शुक्रिया करेंगे जयत्री। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए और आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी हाँ, ये था आज का स्टार्टअप मंत्र। हमने कोशिश यही की कि अलग तरीके से आपको बताएं कि आखिर ये पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम काम कैसे कर रहा है और इसके अपने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी का जो संसार है वो किस तरह का है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो पसंद आया है। आपके कोई सुझाव हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये शो हम पूरा YouTube पर भी अपलोड करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।